जय हिंद माय डियर गाइस। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो अभी इससे पहले हमने वीडियो बनाया था एसिड बेसिस एंड साल्ट का, जिसमें साल्ट चल रहा था। अभी साल्ट में कुछ बच गया, उसको हम देखते हैं। पहले है देखते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? यानी एक यूनिट एरिया के अंदर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, उसके अंदर क्रिस्टलाइज वाटर होता है। और ये डिपेंड करता है वहां के टेम्परेचर के ऊपर, वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो उसमें जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा होंगे, यानी पानी के एटम्स ज्यादा होंगे। यदि ह्यूमिडिटी कम होगी तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होंगे। यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कम होंगे। टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल्स वाटर के कम होंगे। जैसा कि आप देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर सपोज 5H2O है, तो इसके अंदर पानी के एटम्स कितने हैं? 5 है। इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी एक यूनिट एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यूनिट एरिया के अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनका होना क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। यदि उसके अंदर, उस एलिमेंट्स के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर यदि वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है तो उसे हम कहते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस। यदि मॉलिक्यूल हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड। और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, यदि वातावरण के जो दबाव है उसके ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम एक पेरिस साल्ट है। जिप्सम की खानें होती हैं, जैसा कि कोयले की खान होती हैं, नमक की खान होती हैं, इस तरह से जिप्सम की भी खानें होती हैं। तो उन खानों के अंदर ये कोयले की तरह मिलता है, यानी एक बड़े बड़े पीसों के अंदर, या क्रैश होने के बाद में बारीक भी हो जाता है। ये जिप्सम हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि रखता है, हमारे जीवन में बहुत ही इसका उपयोग है, उसको हम देखेंगे। खासकर खेती के अंदर, खेती के अंदर जो हम एग्रीकल्चर लैंड्स है हमारी, जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, उसके अंदर उसका हम पीएच मान को चेक करते हैं कि इसका पीएच मान क्या है। यदि पीएच मान बेसिक है तो उसके अंदर जिप्सम डाला जाएगा। यानी जमीन की मिट्टी का हम परीक्षण कराते हैं, यानी उसका इंस्पेक्ट कराते हैं जमीन की मिट्टी को, और चेक करते हैं कि जमीन की मिट्टी का पीएच मान क्या है। उसके अंदर पेड़ पौधों के लिए आप देखते हैं इसके अंदर क्या है? कैल्शियम है और सल्फर है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। इसके अंदर कैल्शियम है और सल्फर है। तो जिप्सम के अंदर कैल्शियम 32% और सल्फर 18% होता है। जैसा कि आप देखते हैं कैल्शियम हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर एक विभिन्न प्रकार की सेल्स का बना होता है, सेलुलर बॉडी है, विभिन्न प्रकार की सेल्स से बना होता है। हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम का होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हमारा ग्रोथ बढ़ता रहे। इसी तरह से पौधे के या प्लांट्स के ग्रोथ के लिए कैल्शियम का होना बहुत ही जरूरी है। और सल्फर भी पौधे को बिल्डअप करता है।
ये आप देख रहे हैं जिप्सम के को पीस कर जिप्सम को बारीक किया जाए, यानी जिप्सम को यदि गर्म किया जाए, जिप्सम को गर्म किया जाए तो क्या होता है, ये चेंज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, पीओपी के अंदर ये चेंज हो जाता है। इसको हम गर्म करें, हीट करें, कितना तक, 373 डिग्री केल्विन तक इसे गर्म करें तो ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, इसके अंदर जो पानी की मात्रा है ये कम हो जाती है, यानी कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये आधे रह जाते हैं, और इसको हम कहते हैं हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेटेड, इसे कहते हैं हम हेमीहाइड्रेटेड। ये पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी का इस्तेमाल जब हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए, दीवारें हैं उनको चिकनाने के लिए, चिकनी करने के लिए, और उसके बाद में जो मूर्तियां, इससे कुछ मूर्तियां बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा, इसके साथ में स्तंभ बनाए जाते हैं, यानी पिलर्स भी बनाए जाते हैं डिजाइन के लिए, यानी डिजाइन में भी काम करता है। इसके बाद इसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके साथ बच्चों के खिलौने भी इससे बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ये था पीओपी। अब हमारा नेक्स्ट है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू को हम देखते हैं, पीएच क्या है। पीएच, पी का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल, एच होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोटेंशियल हम चेक करते हैं, यानी हाइड्रोजन की हम पावर चेक करते हैं, उसे कहते हैं हम पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं इंडिकेटर के अंदर, कि इंडिकेटर में हम पीएच वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, वो कवर कर चुका हूं मैं। इसमें एक स्पेक्ट्रम होता है, यानी एक कलर स्पेक्ट्रम होता है, और ये पीएच वैल्यू होती है। इसका एक स्केल होता है और इसका रेंज होता है 0 to 14। 0 to 14 इसका रेंज होता है एक स्पेक्ट्रम में। और इस स्पेक्ट्रम में जैसा कि आपका सन रेज का स्पेक्ट्रम होता है, और वो कौन सा होता है, विबग्योर। तो मैं यहां लिखता हूं विबग्योर। इसके बाद इसके रेड के मैं 2 पार्ट कर दूं, ऑरेंज के 2 पार्ट कर दूं, येलो के 2 पार्ट कर दूं, ग्रीन के मैं 2 पार्ट कर दूं, ब्लू के मैं 2 पार्ट कर दूं।
इंडिगो के 2 पार्ट कर देता हूं और वायलेट के 2 पार्ट कर देता हूं। इस तरह से टोटल ये बनते हैं 14। ये जो ग्रीन है ये क्या है? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। यदि पीएच वैल्यू ये आता है कितना? 7 और 8 पर, यानी 7 और 8 पर आता है, तो 7 क्या है? एक पीएच वैल्यू का एक न्यूट्रल है। इससे यदि पीएच वैल्यू pH इज ग्रेटर देन 7, pH इज ग्रेटर देन 7, यदि pH 7 से ज्यादा है तो जो भी सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा, सॉरी बेसिक होगा। यदि pH का मान, pH की वैल्यू 7 से कम है लेस देन 7 है तो ये क्या होगा? एसिडिक होगा। जो भी सब्सटेंस है, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी कंपाउंड्स है, वो क्या होगा? एसिडिक होगा। अब इसमें आप देखें, यदि रेड आता है, यदि रेड सॉल्यूशन आपको मिलता है तो रेड में आप है, एक है डार्क रेड और दूसरा है लाइट रेड। डार्क रेड का मतलब है, यहां तक इसका मतलब क्या है? डार्क एंड लाइट से जो रेड है इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से वायलेट में भी डार्क और लाइट है। यदि लाइट वायलेट आता है, आपका लाइट आता है या डार्क आता है, तो वो क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बाद यदि बीच में होता है, येलो है, तो येलो में क्या होगा? वीक एसिड। और ब्लू है तो क्या होगा? वीक बेसिड। इस तरह से हम पेपर से या लिटमस पेपर से भी हम इसको चेक कर सकते हैं और इंडिकेटर से मालूम कर सकते हैं कि ये पीएच मान किसका क्या है। पीएच मान की बहुत ही अहमियत है। पीएच मान हमारे शरीर के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल के लिए, सभी के लिए अहमियत रखता है। यदि पीएच मान हमारे बॉडी का, हमारी बॉडी का पीएच मान कितना है? ह्यूमन बॉडी का पीएच मान ह्यूमन बॉडी का पीएच मान होता है 7 से लेकर 7.8। सेवन टू 7.8। यदि इससे कम है पीएच मान हमारी बॉडी का, तो बॉडी क्या है? एसिडिक है। यदि इससे ऊपर हो जाता है तो बॉडी क्या है? एक बेस, यदि बॉडी हमारी क्षारीय है। ऐसे ही माउथ का, हमारे माउथ का पीएच मान क्या है? 5.5। हमारे दांतों के अंदर हम जो खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, दिन में खाना खाते हैं। दिन में खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं। टूथ ब्रश करने के बाद में हम खाना खाते हैं। रात को जो हम खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, तब हमारा जो खाना है, जो हमारे दांतों की जो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर फंस जाता है। फंसने के बाद उसमें क्या होता है? हर चीज के अंदर शुगर होती है, शुगर की मात्रा होती है, और वो शुगर की मात्रा क्या करती है? हमारे पीएच मान को डाउन कर देती है।
यानी हमें क्या चाहिए था, 5.5 से यदि पीएच मान डाउन हो जाता है माउथ का, तो जो दांत जो बने हुए हैं, हमारे दांत का जो दांत जिसने रोक के रखा है, जिस कैविटी ने, वो बनी हुई है कैल्शियम फॉस्फेट की, और वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, और कैल्शियम फॉस्फेट वो शुगर की वजह से गलना शुरू हो जाता है, यानी एसिडिक हो जाता है और वो गलना शुरू हो जाता है, और दांतों के अंदर एक खाली कैविटी बन जाती है। इसलिए हमको चाहिए कि खाना खाने के बाद रात को भी टूथ ब्रश करें। टूथ पेस्ट के अंदर क्या है, एक बेसिस होता है। पेस्ट में क्या होता है, एक बेसिस होता है, जिसको हम कहेंगे एल्कलाइन होता है। और एल्कलाइन जो दांतों के हमारे अंदर जो घुसा हुआ है, स्टार्च घुसा हुआ है, शुगर जो घुसा हुआ है, उसको खत्म करता है, उसको मार देता है। तो हम देखेंगे हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या अहमियत है। यानी पीएच इन डेली लाइफ। पहला, यानी एनिमल के लिए और प्लांट्स के लिए पीएच का सही होना बहुत ही जरूरी है। जैसा बताया था मैंने, यदि आपके खेत के अंदर आपको जरूरत है, खेत ज्यादा बेसिक ना हो, तो हम क्या करते हैं, पीएच मान को चेक करते हैं, इसका मिट्टी चेक करते हैं, मिट्टी का हम परीक्षण कराते हैं और चेक करते हैं कि हमारी मिट्टी क्या है, बेसिक है या एसिडिक है। उसके मुताबिक हम इसका इलाज करते हैं, यानी इसमें खरपतवार डालते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, जो मिनरल्स है उनको डालते हैं, खाद डालते हैं, सोडियम डालते हैं, सल्फर डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, यानी क्या डालते हैं, हम जिप्सम डालते हैं, जरूरत पड़ती है हम जिप्सम डालते हैं। और जिप्सम कितना डालना चाहिए, यह है स्पेशलिस्ट से पूछकर डालना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जिप्सम ज्यादा डाल दें तो आपके खेत के लिए नुकसानदायक है। यदि आपका बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 नहीं है, तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। जैसा देखते हैं आप, एसिड रेन, ऊपर से बारिश होती है तो एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन होगी, एसिड रेन होने के बाद में वो किसी जगह इकट्ठी होगी और धीरे धीरे बहकर कहां जाएगी, जहां पर पानी का फ्लो हो जा रहा है, या किसी नाले के अंदर या नहर के अंदर जाएगी, नदी के अंदर जाएगी। और वो नदी के अंदर, यानी उसका पीएच मान कितना होता है, एसिड रेन का 5.6 होता है। एसिड रेन का कितना होता है, 5.6। और हमें और किसी भी एनिमल को जो पानी में रह रहे हैं, जीव जंतु, उनको सर्वाइव करने के लिए कितना पीएच मान चाहिए, 7 to 7.8। रिक्वायर्ड कितनी है हमारी, 7 से लेकर 7.8 पीएच हमारा मेंटेन रहना चाहिए। तो एसिड रेन की वजह से क्या होता है, ये पीएच मान हमारा डाउन हो गया। डाउन होने के बाद में जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें पीएच मान पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, सॉइल के लिए मैं बता चुका हूं, आपकी जो खेती है उसके लिए पीएच मान की बहुत ही अहमियत है। आपके जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो आपको काटते हैं और मैथोनिक आइल छोड़ते हैं, मैथोनिक एसिड छोड़ते हैं, जैसे कि बी है, आपकी मधुमक्खी है, उसके बाद में चींटी है, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसा एसिड छोड़ते हैं जो कि जिससे कि आपको जलन होती है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लगाते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए। इसके बाद दूसरा है, जो हम गार्डनिंग कर रहे हैं यानी फ्लोरिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग या फ्लोरिंग के लिए
जो आप बगीचा लगा रहे हैं उसके लिए, उसकी मिट्टी का पीएच मान भी आपका क्या होना चाहिए, एक लिमिटेड होना चाहिए, यानी 6.2 से लेकर 7 तक होना चाहिए। पीएच वैल्यू कितना होती है, 6.2 to 7। ये पीएच वैल्यू होनी चाहिए उसकी। आपने देखा होगा जब आप कभी जाते हैं तो कैक्टस कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं जिसमें कांटे होते हैं लगे हुए, वो आपके चुभने के बाद में आपको दर्द करते हैं, यानी आपका बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें आप, वो क्या छोड़ते हैं, एक मेथोनिक एसिड छोड़ते हैं, और उसको दूर करने के लिए स्वयं हम बेसिस लगाते हैं जिससे कि उसको दूर किया जाता है। इसके बाद आपके पेट के अंदर, आपके स्टोमक के अंदर HCl भरा हुआ है, इस मान कितना होना चाहिए, 5.5 पीएच रहना चाहिए। इन सबको देखते हुए हमें पीएच मान की वैल्यू समय समय पर अपने शरीर की और अपने पानी की चेक कराते रहना चाहिए। हमारे पानी की पीएच वैल्यू कितना है, 7। जो हम पीते हैं उसकी पीएच वैल्यू कितना है, 7। इतना इस लेवल का हम पानी पी सकते हैं। जब आरओ लगाने वाले आते हैं, आरओ वाले क्या करते हैं, उस घर का पानी चेक करते हैं। क्या करते हैं, पानी चेक करते हैं और बताते हैं कि आपका पानी पीने लायक है या नहीं है। तो उसके लिए फिर आरओ लगाया जाता है और आरओ से पीएच मान को कम या ज्यादा किया जाता है। आपके ब्लड का पीएच मान, यही होना चाहिए। उसके बाद आपका जो यूरिन है उसका पीएच मान होता है 5.5। ज्यादा पीला होने से क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। यूरिन यदि आपका ज्यादा पीला हो गया तो क्या होगा, एसिडिक हो जाता है। तो यूरिन का टेस्ट कराते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कोई भी पेट में दर्द वगैरह होता है तो क्या करते हैं, हम यूरिन का चेकअप कराते हैं। तो ये था पीएच वैल्यू। अभी हम देखेंगे मिक्सिंग ऑफ एसिड, साल्ट एंड वाटर, यानी पानी, एसिड और साल्ट के साथ में, बेसिस के साथ में हम मिलाएं तो किस तरह से मिलाना चाहिए। साल्ट ने इसको बेसिस कर लिया, ये कैसे मिलाएं, यानी एसिड के अंदर पानी डाल दें या पानी के अंदर एसिड डालें। कभी भी एसिड के अंदर या बेसिस के अंदर आप पानी ना डालें। पानी के अंदर एसिड या बेसिस को डालें और धीरे धीरे उसको हिलाते रहें। क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है और जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, जो बर्तन है, गर्म हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछने वाली चीज है कि एसिड बेसिस को यदि पानी मिलाया जाए तो कैसे मिलाया जाएगा। तो मैं फिर बताना चाहता हूं कि पानी के अंदर आप एसिड को डालें और उसको हिलाते जाएं, और ये डिपेंड करता है कि आप एसिड को डाइल्यूट बना रहे हैं या कंसंट्रेट बना रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर एसिड, बेसिस एंड साल्ट खत्म होता है। यहां तक आपका 3 वीडियो में मैंने खत्म किया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगले वीडियो तक धन्यवाद।